Hello students, so I'm again back with very interesting chapter number 2, the expansion of British power. So student, in this video we'll discuss, or in this chapter we'll discuss what policies British adopted to expand their power in India. Somewhere they did it through wars. So we'll discuss Battle of Plassey, Battle of Buxar here in this video. Somewhere they have adopted some expansionist policies like doctrine of lapse and subsidiary alliance. So student, I hope you all know India was an important trading center from very ancient period. Merchant traders from Asia and Europe came to India regularly. Even the Indian rulers, Indian kings were supporting this trade because it is very profitable to them. स्टूडेंट, बहुत ही एंशंट टाइम से हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते आए हैं और इस इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ यूरोपियंस का या रेस्ट ऑफ द एशियन पार्ट का ही प्रॉफिट नहीं था. इंडियन रूलर्स को भी एक ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट मिलता था, इसीलिए वो इस ट्रेड को प्रमोट करते थे. एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग, मेडिवल पीरियड में भी इस ट्रेड में बहुत ज़्यादा एक्सपांशन हुआ. ठीक है, ये ट्रेड जो था वो बहुत फ्रिक्वेंटली इंक्रीज हुआ मेडिवल पीरियड में. मेडिवल पीरियड कौन सा पीरियड होता है स्टूडेंट, जो आप आपकी क्लास 7th में पढ़ते आए हैं, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर एंड ऑल. ठीक है स्टूडेंट, अगर हम 17th सेंचुरी तक की बात करें, 17th सेंचुरी कौन सा पीरियड है स्टूडेंट, जो 1601 से स्टार्ट होगा 1700 तक चलेगा, इसको हम बोलते हैं 17th सेंचुरी. तो स्टूडेंट, ये जो पीरियड था, भले उसमें 1605 हो, 1650 हो, 1670 हो या 1699 हो, ये जो पीरियड था, इस पीरियड में इंडिविजुअली हर व्यक्ति ट्रेड करता था. ठीक है, as did not always have the backing of their respective countries. See, if I am going to trade with any of the another country, why Indian government is going to save me or give me some backing? ठीक है, because I am doing for my benefit only. पर फिर भी स्टूडेंट आज इंडियन गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है. वाई सो? बिकॉज वी आर आई एम गोइंग टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, बट बिफोर इट वॉज नॉट लाइक दैट. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेडिंग होती थी. ठीक है, तो इंडिविजुअली करते थे. कोई कंट्री किसी पर्टिकुलर मर्चेंट को कोई बैकिंग नहीं देती थी. इन कोर्स ऑफ टाइम दिस चेंज, एक टाइम के बाद ये चेंज हो गया. यूरोपियन कंट्रीज ने ट्रेडिंग कंपनीज बना दी टू ट्रेड विथ ईस्ट. ईस्ट के लिए, ईस्ट साइड में ट्रेड करने के लिए बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने क्या बना दी, बड़ी बड़ी कंपनीज बना दी. ठीक है, and one of them was English East India Company. It was started by a group of merchant. एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट ने इसको स्टार्ट किया, 1600 में स्टार्ट किया है. इसने परमिशन ली थी उस टाइम में, जो क्वीन थी इंग्लैंड की, क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने चार्टर दिया और उस चार्टर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट दे दिए, एक्सक्लूसिव राइट दे दिए टू ट्रेड विथ ईस्ट, कि भाई अब आप जाओ और ईस्ट के साथ ट्रेड करो. एक्सक्लूसिव मीन्स यू आर द ओनली वन from our country, England. You are only person who will deal with trade with East. Okay, आप अकेले रहोगे, जो ईस्ट में जाके काम करोगे, हमारी कंट्री से कोई इंडिविजुअली आके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा. किसने परमिशन दी है? क्वीन एलिजाबेथ वन ने. ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी है? 1600 में. ठीक है, दिस मीन दैट नो ट्रेडिंग ग्रुप फ्रॉम इंग्लैंड कुड compete with the company. क्या बात समझ में आ गई? इसके अलावा कोई इंग्लैंड से कोई ट्रेडिंग ग्रुप या कोई इंडिविजुअल मर्चेंट नहीं आएगा जो आपके साथ कॉम्पीट करेगा, आप जहाँ भी ट्रेड कर रहे होंगे. ठीक है, अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, अब हम लोग देखेंगे अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम 17th सेंचुरी ऑनवर्ड. 17th सेंचुरी के बाद में companies from Portugal, Holland, England, France, Denmark begin to set up their base in India. ठीक है, अब कंपनी सिर्फ एक कंपनी जो हम लोगों ने पढ़ी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ली, वो सोल कंपनी, अकेली कंपनी नहीं थी जो इंडिया में आई. स्टूडेंट, उसके बाद उसके अलावा भी पोलैंड से, पोर्चुगल से, सॉरी पोलैंड नहीं, पोर्चुगल से, हॉलैंड से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, डेनमार्क से बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आई अपने बेस को बनाने के लिए. ठीक है, पोलैंड नहीं है स्टूडेंट, हॉलैंड. पोर्चुगल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क begin to set up their bases in India.
दे एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. वो इंडिया में आए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बना लिए. एंड बेसिकली दे वर कमिंग विद द शिप्स, दैट इज वाई दे मेड देयर सेटलमेंट्स इन कोस्टल एरियाज ओनली. देखो बेटा, यहाँ से ही आते थे ना वो लोग, तो उन्होंने जो अपना ट्रेडिंग सेंटर्स हैं वो किसको ही बनाया, ये कोस्टल एरियाज को ही, क्योंकि यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना दोनों काम बहुत आसान होते हैं. अच्छा, ये जो इन्होंने कोस्टल एरियाज पे अपने सेंटर्स बनाए, इसको ये लोग क्या कहते थे, फैक्ट्रीज. अगर आज करंट डेफिनेशन की बात करें तो फैक्ट्रीज वो प्लेस होती हैं स्टूडेंट जहाँ पर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा होगा या कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा होगा, मैन्युफैक्चर हो रहा होगा. ठीक है, बट बिफोर इट वॉज नॉट लाइक दैट, बिकॉज दीज फैक्ट्रीज आर मैनेज्ड बाय होम company officials, and that company officials were called factors. That is why these places are called factories. बेटा ये जो फैक्ट्रीज थी इनको मैनेज करने का काम करते थे फैक्टर्स, वो कंपनी ऑफिशियल्स जिनको वहाँ पर उस टाइम में क्या कहा जाता था, फैक्टर्स. तो इसीलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स साथ में मिलके रहेंगे तो इसको क्या कह दिया गया, फैक्ट्रीज. पर ये फैक्ट्रीज में अभी कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, बिकॉज इट वॉज मैनेज्ड बाय द फैक्टर्स. हु इज फैक्टर, कंपनी ऑफिशियल्स. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फैक्ट्रीज. ये ध्यान रखना. पूछा जाएगा व्हाट इज फैक्टर तो क्या बोलेंगे, कंपनी ऑफिशियल्स. व्हाट इज फैक्ट्री, दैट टाइम नथिंग वाज मैन्युफैक्चर्ड देयर, ओनली इट वाज मैनेज्ड बाय कंपनी ऑफिशियल्स हु वर कॉल्ड फैक्टर्स. ठीक है, ये जो फैक्ट्री थी इसके अंदर ऑफिसेस थे, गोडाउन्स थे. ठीक है, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे कंपनी के लोग जो यहाँ इंडिया में आके रहने लग गए थे उनके लिए. ओवर टाइम सम फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड. और कुछ टाइम के बाद, अब देखो इसके अंदर क्या है, उनके गुड्स रखे हुए हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनके रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं. तो धीरे धीरे उन लोगों ने सोचा कि इसकी सेफ्टी की जरूरत है और उन्होंने इस एरिया को फोर्टिफाइड, मतलब फोर्टिफाइड को हिंदी में बोले तो किलाबंदी करने की कोशिश की. ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर फैक्ट्री है तो यहाँ पर ह्यूज वॉल का एक नेट, मतलब इस तरीके से बाउंड्री वॉल्स बना दी कि यहाँ पर ये चीज़ें सेफ रहें. So student, we have seen Portugal, Denmark, France, England, ये सब अब इंडिया में आ गए हैं. तो अब क्या शुरू होगी स्टूडेंट, ट्रेड राइवलरी. ठीक है, ट्रेड कंपटीशन. बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनियां इंडिया में आई हैं और वो लोग आए किसके लिए, कुछ प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए. दे ऑल वट एवर कंपनीज आर देयर, इधर दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम पोर्चुगल, डेनमार्क, फ्रांस और इंग्लैंड. वॉट दे रिक्वायर्ड स्पाइसेस. स्पाइसेस में क्या क्या चाहिए था उनको, पेपर, क्लोव, कार्डेमम, सिनेमन. काली मिर्च चाहिए थी, लौंग चाहिए थी, इलायची चाहिए थी, दालचीनी चाहिए थी. इसके अलावा ये तो वो स्पाइसेस, उसके अलावा चाहिए था उन्हें कॉटन, सिल्क, इंडिगो, सॉल्टपीटर, कॉटन, सिल्क, इंडिगो. ठीक है. अच्छा, कॉटन आपको पता है क्लॉथ बनाने के काम आता है, सिल्क आपको पता है क्लॉथ बनाने के काम आता है, इंडिगो नील जो वाइट कपड़ों में हम लोग देते हैं ना, उजाला नील का ऐड आप लोगों ने देखा होगा. ठीक है, उस टाइम ये इंडिगो डाई करने के काम आता था, कलर करने के काम आता था. सॉल्ट पीटर, इससे आप लोग क्या बना सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, सॉल्ट पीटर के बहुत सारे यूसेस हैं. ठीक है, सॉल्ट पीटर का दूसरा नाम पोटेशियम नाइट्राइट होता है. ठीक है, इसके बहुत सारे यूसेस हैं, पर बेसिकली उनका जो पर्पस था वो यही था कि वेपन्स वगैरह बनाने में, फायर वर्क्स में वो इसका यूज़ करते थे. ठीक है, और क्योंकि ये लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे जिसके लिए बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ चुकी थी, तो यहाँ पे इंटेंस राइवलरी स्टार्ट हो गई एमंग देम. ठीक है, स्पेन को भी वही प्रोडक्ट चाहिए, पोर्चुगल को भी वही चाहिए, इंग्लैंड को भी वही चाहिए, फ्रांस को भी वही चाहिए, हॉलैंड को भी वही चाहिए. तो अब आपस में क्या करेंगे, लड़ाई. ठीक है, ट्रेड राइवलरी शुरू हो जाएगी इनके बीच. The basic motto of this company is to buy goods from India in a very lower prices and sell them at high prices elsewhere and particularly in Europe. So student, what they required to buy all the goods, whatever they required, spices or saltpeter or silk, they want to buy it in a very cheap prices. बहुत ही सस्ते दामों में वो हमसे खरीदना चाहते थे इंडिया से, और यूरोप में जाके और रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में जाके उसको हाई प्राइजेस में सेल आउट करना चाहते थे. ठीक है, since profit from trade were huge, each European country vied for a greater share of this trade. क्योंकि फ़ायदा बहुत था स्टूडेंट, इंडिया में गुड बहुत चीप प्राइसेस पे अवेलेबल थे, इनको वो फॉरेन मार्केट में बहुत अच्छे प्राइसेस पे सेल करते थे, प्रॉफिट मार्जिन बहुत था. तो हर कंट्री की कंपनी चाहती थी कि मेरा ट्रेड शेयर बढ़ जाए. द क्वांटम ऑफ ट्रेड
was not sufficient to sustain all the companies बेटा। पर एक दो चार कंपनीज और ज़्यादा थोड़ी सी बहुत कंपनी आ जाएंगी, जब तक एक दो तीन है तो ठीक है, ये लोग प्रॉफिट मेंटेन कर पाएंगे, पर बहुत ज़्यादा कंपनीज आ जाएंगी और प्रोडक्ट उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइजेस जो हम दे रहे हैं, भले वो स्पाइसेस और रॉ मटेरियल हो, वो थोड़े से ज़्यादा हाई हो जाएंगे, बिकॉज द सेम प्रोडक्ट इज डिमांडेड बाय एवरीवन। तो लिटिल बाय लिटिल द प्रॉफिट्स अर्न बाय देम बिगिन टू श्रिंक। धीरे 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 करके ये जो शुरुआती कंपनी उसने प्रॉफिट कमाया, जो इनिशियल लेवल पे आई थी, अब धीरे धीरे करके उनका प्रॉफिट शेंक होता गया। सपोज करो एक प्रोडक्ट है, उसको डिमांड करने एक कंपनी आई है या दो कंपनी आई है, तब तक ठीक है। अब हर कंपनी को इस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो ऑब्वियसली बात है इस प्रोडक्ट का प्राइस राइज होगा, इन लोगों के बीच में ट्रेड राइवलरी होगी, और धीरे धीरे इनके प्रॉफिट श्रिंक होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अब हर कंपनी चाह रही है कि वो दूसरी कंपनी के को यहाँ से एलिमिनेट कर दे, ख़त्म कर दे, कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। अगर वो कंपनी गई तो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, फिर से ये ह्यूज प्रॉफिट बना पाएंगे। सो एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू एलिमिनेट देयर कॉम्पिटिटर्स। सो स्टूडेंट, ट्रेड राइवलरी हम जाने उसके पहले मुझे ऐसे लगता है, मुझे आपको ये मैप में इतना ज़रूर बता देना चाहिए कि क्यों ट्रेड कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। देखो, अगर हम बात करें तो इंग्लिश की, तो ये जो गोल वाला जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर है कवार, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, कितने सारे आपको इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर मिलेंगे। बीच बीच में ये ट्राइंगल किसका है? फ्रेंच का, तो फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर मिल जाएगा, कराईकल, माहे। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट यही ध्यान रखना कि ये जो ये नाम है, ये नाम कराईकल, माहे, पौंडुचेरी, ये ही आज की पौंडुचेरी है। अगर आप इंडियन मैप में पौंडुचेरी को देखेंगे तो आपको 4 प्लेसेस पे पौंडुचेरी दिखाई देगी। आप महाराष्ट्र को ढूंढें, मध्य प्रदेश को ढूंढें, तो आपको ये एक प्लेस पे दिखाई देगा। मध्य प्रदेश यहाँ दिखाई दे जाएगा आपको, और महाराष्ट्र यहाँ दिखाई दे जाएगा, पर 4 प्लेसेस पे दिखेगा आपको पौंडुचेरी। तो माहे, पौंडुचेरी, कराईकल, और ये फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर्स थे जो आज का पौंडुचेरी है, ठीक है। देखो यहाँ दानिश, डच, पोर्तुगीज, इतने सारे ट्रेडिंग सेंटर हैं, और इन सब ने एक्वायर कर रखा है हमारी कोस्ट लाइन को, ठीक है। बड़ौदा, सूरत, साल्स्टे, और यहाँ पर मसूलीपट्टनम, ये विशाखापट्टनम जो है, ये वो विशाखापट्टनम है आज का, ठीक है। यहाँ पर फोर्ट विलियम अभी हम देखेंगे, जिसके लिए बैटल ऑफ प्लासी होगा। तो फोर्ट विलियम, ये कुछ ऐसे प्लेसेस है स्टूडेंट जो तुम लोगों को याद रखने हैं। हाँ, दामन एंड दीव, ठीक है। सारी की सारी ट्रेडिंग कंपनीज कहाँ पर आई? कोस्टल एरियाज में आई। कोस्टल एरियाज में क्यों आई? बिकॉज दे आर कमिंग विथ सी रूट। ये किस रूट से आते थे स्टूडेंट? सी रूट से आते थे, इसीलिए इन्होंने अपने सेटलमेंट्स भी कहाँ पर बनाए हैं? कोस्टल एरियाज में, ठीक है। गोवा किसकी कॉलोनी था बताओ जरा? पोर्चुगल। गोवा के लिए एक स्पेशल बात आपको जो याद रखनी है कि सबसे पहले अगर इंडिया में कोई फॉरेन पावर आई जिसने हमारी ज़मीन को अपना ज़मीन बताया, हमारी लैंड को अक्वायर कर लिया, या वहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रोल बना लिया, तो वो पहली कंट्री थी पोर्तुगीज़, ठीक है। कौन थी? पोर्तुगीज़, पोर्चुगल, ठीक है। पोर्चुगल वो पहली कंट्री थी जहाँ के लोगों को पोर्तुगीज़ बोला जाता है, उन्होंने गोवा को बनाया। और फिर कोई पूछेगा कि इंडिया से सबसे बाद में जाने वाले कॉलोनाइजर कौन थे, तो वो भी थे पोर्चुगीज़, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले आए पोर्चुगीज़, इंडिया में सबसे बाद में गए पोर्चुगीज़। ये तो यहाँ से जाने को ही तैयार नहीं थे स्टूडेंट, बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको भगाया है। ट्रेड कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए, ट्रेड मोनोपोली को इंश्योर कराने के लिए कंपनीज ने क्या किया स्टूडेंट्स? अब वो सारी कंपनी जिनको अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट था, ठीक है, उन लोगों ने यहाँ पर अपनी आर्मीज बनानी स्टार्ट की, ठीक है। आर्मी के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो ट्रेड को एलिमिनेट कर पाए, तो उन्होंने अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट की, ठीक है। In course of time, the Portuguese, the Dutch, the Danes were ousted from India. अब देखो मैंने क्या बोला था, वो सारे कंपनीज जिनको अपनी गवर्नमेंट की बैकिंग थी, उन्होंने कभी अपनी आर्मी के का यूज़ करके, कभी दूसरे चीप मीन्स को यूज़ करके क्या किया, इंडिया से कंपटीशन को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। तो पहला था पोर्चुगीज, दूसरे थे डच, तीसरे थे डेन्स, ठीक है। डेन कौन होते हैं स्टूडेंट? डेन होते हैं नेटिव्स ऑफ डेनमार्क, नेटिव्स ऑफ
डेनमार्क, ठीक है। इन सबको इंडिया से ऑस्टेट करना मतलब बाहर की तरफ निकाल देना, ठीक है। कौन कौन चला गया? पोर्तुगीज गए, डच गए, डेन्स गए। पर मैम अभी तो आपने बोला पोर्चुगीज सबसे लास्ट में गए। तो स्टूडेंट उनका जो कंट्रोल था पोर्तुगीज तक, पोर्तुगीज का, उसका पोर्चुगल का, उसको गोवा तक लिमिटेड कर दिया। सिर्फ पोर्टुगीज को अब तुम देखोगे तो उनका सिर्फ और सिर्फ जो भी कंट्रोल है, पॉलिटिकल पावर है, वो सिर्फ गोवा तक रहेगी। ऐसे ही जब हम फ्रांस को देखेंगे तो फ्रांस की पॉलिटिकल पावर सिर्फ कहाँ तक रहेगी? पौंडीचेरी, माए कराइकल, जो आज का पूरा पौंडीचेरी है, ठीक है, या नाम कराइकल, माहे, पौंडीचेरी, वहाँ तक फ्रांस लिमिटेड रहेगा और पोर्चुगल लिमिटेड रहेगा सिर्फ गोवा तक। और रेस्ट ऑफ द इंडिया किसके पास रहेगा? इंग्लैंड के पास रहेगा, ठीक हुई बात। सबसे पहले आए भी थी पोर्चुगल गोवा में और गए भी सबसे बाद में पोर्चुगल थे गोवा से। अब देखो पोर्चुगीज बाहर चले गए, डेन्स बाहर चले गए, मतलब डेनमार्क चला गया, डच चला गया। अब बस बचा है कौन इंडियन मार्केट में? इंग्लिश और फ्रेंच। कौन बचा है? इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। ये की प्लेयर्स हैं जो डोमिनेट करते हैं इंडियन ट्रेड को, ठीक है। जो इंडिया और यूरोप के बीच में हो रहा है, वो ट्रेड जो इंडिया और यूरोप के बीच में हो रहा है, उसको डोमिनेट करने के लिए सिर्फ अब दो फॉरेन पावर बची है मार्केट में, एक है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। द प्रेजेंस ऑफ टू ट्रेडिशनल राइवल। अच्छा, इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो ऐसा नहीं कि इंडिया में आके लड़ रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में आप देखना हमेशा लड़ते रहेंगे। इंग्लिश की जो यूएसए में 13 कॉलोनीज थी, उनको इंडिपेंडेंट कराने में फ्रांस का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, ठीक है। फ्रांस ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, की रोल प्ले किया यूएसए की कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट कराने में। तो सिर्फ ये हमारे इंडिया में नहीं लड़ रही, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लड़ते रहेंगे। इसके पहले भी लड़ रहे थे और ये बाद तक लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो दो ट्रेडिशनल राइवल्स हैं जिनके इंटरेस्ट इंडिया में भी क्लैश हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आप ये लोग वॉर करेंगे, पर कहाँ पर करेंगे? इंडिया में करेंगे, ठीक है। फ़ोटोज़ अच्छी नहीं भेजी है स्टूडेंट, ध्यान रखिए फ़ोटो सेंड करते टाइम कि फ़ोटोज़ क्लीन हो, क्लियर हो, ठीक है। क्लीन क्यों बोला? कई बार मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट कुछ कुछ लिखा होता है आप लोगों ने हिंदी में, आपकी भाषा में, आप वही के वही फ़ोटो मुझे सेंड कर देते हो। तो पहले या तो उसको इरेज करो, अच्छी फ़ोटोज़ सेंड करो, तभी अच्छा वीडियो बन पाएगा। वॉर वॉज कॉमनली नोन एज कार्नेटिक वॉर, और ये जो वॉर हो रहे थे इनको कॉमनली हम क्या कहते हैं? कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है। वो वॉर जो इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस हो रहे थे उसे हम क्या बोलते हैं? कार्नेटिक वॉर्स। और ये वॉर इंडिया के किस स्टेट में हो रहे थे? तो वो हो रहे थे तमिलनाडु में। कार्नेटिक वॉर कहाँ पर हो रहे थे स्टूडेंट? तमिलनाडु में, ठीक है। द इंग्लिश एंड फ्रेंच क्लैश्ड थ्राइस इन कार्नेटिक, 3 बार लड़ाई की उन्होंने कार्नेटिक में। द वॉर्स लास्टेड फॉर 20 ईयर्स, 20 ईयर तक वो इंडिया में लड़ाई करते रहे। कब से कब तक? 1744 से 1763 तक, ठीक है। 3 टाइम लड़े, पर 20 साल कंटिन्यू धीरे 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 लड़ते रहे। आफ्टर दिस द फ्रेंच सीज्ड टू बी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया। फ्रांस को अपनी पॉलिटिकल पावर इंडिया में छोड़नी पड़ी, सीज करनी पड़ी, और ब्रिटिश एक बहुत बड़ा एम्पायर बन के खड़ा हो जाएगा अब, क्योंकि आप उसका कोई कॉम्पिटिटर बचा नहीं है, ठीक है। आफ्टर दिस द फ्रांस सीज्ड टू बी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया, द वे वॉज क्लियर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब भाई फ्रांस भी नहीं बचा, अकेली पावर बची है जो है इंग्लैंड, ठीक है। कार्नेटिक वॉर कब से कब तक हुए? 1744 से 1763 तक हुए। अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर ये लोग लड़े, और लड़ने के बाद फ्रांस को अपनी पावर को सीज करना पड़ा। पावर अल्टीमेटली किसके पास आ गई? ब्रिटिश के पास आ गई। अब ब्रिटिश अकेले बचे हैं, वो अपने हिसाब से देखेंगे, मतलब अपनी पावर को एक्सपांड करेंगे। द ब्रिटिश इन बंगाल। In the early 17th century, the English East India Company was merely a trading body. स्टूडेंट 17th सेंचुरी की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ क्या है? एक ट्रेडिंग बॉडी है। इसने मुगल एम्परर को रिक्वेस्ट भेजी कि भाई हमें ट्रेडिंग कंसेशन दो, हमें थोड़े प्रिविलेजेस दो। पर 1707 में किसकी डेथ हो गई स्टूडेंट? औरंगजेब की हुई डेथ। मुगल एम्पायर हो गया पूरी तरह वीक। इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाया किसने? कंपनी ऑफिशियल्स ने, और उन्होंने अपने बंगाल में ऑपरेशंस बहुत तेज कर दिए। अब स्टूडेंट औरंगजेब दिल्ली से रूल कर रहे थे, औरंगजेब की डेथ दिल्ली में हुई, तो इन्होंने अपने ऑपरेशंस बंगाल की तरफ क्यों इंटेंसिफाई किए? इसलिए क्योंकि उस टाइम का रिचेस्ट प्रोविंस था बंगाल। तो बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन देखने के कारण सबसे ज़्यादा बंगाल
कि रिच प्रोविंस होने के कारण कहाँ पर ट्रेड ज़्यादा बढ़ा दिया इंग्लिश ब्रिटिश ने, बंगाल में। 1717 में वो सक्सीड हो गए किसको लेके, ऑब्टेनिंग द राइट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी। 1717 में उनको राइट्स मिल गए, वो लोग कस्टम ड्यूटी पे किए बिना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने लगे गुड का। ठीक है, कुछ जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो प्राइवेट ट्रेड भी करते थे स्टूडेंट। तो ये जो कंसेशन सिर्फ कंपनी को मिला था, अगर वो मुगल एम्परर की बात करें या अलीवर्दी खान की बात करें, तो उन लोगों ने जो ट्रेड कंसेशंस दिए थे वो किसको दिए थे स्टूडेंट, कंपनी को। प्राइवेट ट्रेड के लिए नहीं दिए थे, पर कंपनी के कुछ ऑफिसर्स प्राइवेट ट्रेड करते थे और वो इन कंसेशंस को अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी यूज़ करने लगे। बट दिस ऑफिशियल ऑल्सो स्टॉप्ड पेइंग ड्यूटी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड। वो लोग अब अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी कोई ड्यूटी पे नहीं करते थे। अच्छा देखो, कंपनी भी पे नहीं कर रही है, प्राइवेट ट्रेड के लिए भी इनको कुछ पे किया नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनोरमाउस लॉस होगा रेवेन्यू को, किसको, बंगाल को। क्यों होगा स्टूडेंट, क्योंकि पहले प्राइवेट अगर कोई ट्रेड कर रहा था वो भी रेवेन्यू पे कर रहा था, कंपनी भी रेवेन्यू पे कर रही थी। चलो अब कंपनी नहीं कर रही है पर प्राइवेट प्लेयर्स भी पे नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से अब बंगाल को हो रहा है बहुत बड़ा लॉस स्टूडेंट। क्योंकि बंगाल के नवाब को कंटिन्यूस रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा किस किस के बीच में, इंग्लिश और बंगाल नवाब के बीच में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल अब काय में आ गए, कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। 18th सेंचुरी में ये कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंसिफाई हो गए हैं। बंगाल को इस टाइम रूल कर रहे हैं पहले मुर्शिद कुली खान, फिर सुजाउद्दीन और उसके बाद अलीवर्दी खान। अच्छा, इन सब ने कोशिश की कि कंपनी ऑफिशियल्स के ऊपर चेक रखा जाए। अलीवर्दी खान ने तो दो कंडीशन दी थी कि हर एक जो ब्रिटिश कंपनी है, ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको अगर बंगाल के साथ ट्रेड करना है तो ये कंडीशंस को ओबे करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो राइट टू ट्रेड लूज कर जाएंगे बंगाल से। और वो कंडीशंस थी, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड शेल पे कस्टम ड्यूटी। अगर आप, हमने सिर्फ कंपनी को ड्यूटी फ्री राइट दिए हैं, प्राइवेट ट्रेड को नहीं दिए हैं, तो अगर कोई कंपनी का ऑफिशियल प्राइवेट ट्रेड करेगा तो उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी और उसे वो कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, जो हमने कंपनी को दिया है। The officials of the company engaged in private trade shall pay custom duty or the privileges of not paying the duty will be withdrawn altogether। या तो फिर हम कंपनी से भी वो प्रिविलेज छीन लेंगे अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो। ठीक है, हमने कंपनी को वो राइट दिए, कंपनी यूज़ करे, आप प्राइवेट ट्रेड में इसका यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड, द कंपनी शैल नॉट एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशन। और दूसरी बात कि भाई तुम फोर्टिफिकेशंस मत करो, हम लोग किलाबंदी करते हैं क्योंकि हमें यहाँ की सेफ्टी चाहिए होती है, आप तो सिर्फ ट्रेड करने आए हो, आपको इस किलाबंदी, इस फोर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा किसने बोला, अलीवर्दी खान ने बोला। अच्छा स्टूडेंट, जिस टाइम में ये सब कुछ चल रहा है, इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस ही अलग है। क्यों कॉन्फिडेंस अलग है, क्योंकि इंग्लैंड का अगर आप एंशिएंट पीरियड से कोई कॉम्पिटिटर देखते आओ तो वो फ्रांस ही है। ठीक है, उसने हर जगह फ्रांस को डिफीट किया हुआ था, भले वो यूरोप हो, इंडिया हो या वर्ल्ड का और कोई भी प्लेस हो, वहाँ पर फ्रांस डिफीट होता आया इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड अलग कॉन्फिडेंस में है कि फ्रांस मुझसे हार गया, यूरोप में भी हारा, इंडिया में भी हारा। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं गया कॉलोनी बनाने, वहाँ वहाँ मैं विजेता रहा। तो इंग्लैंड बड़े कॉन्फिडेंस में है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिलिट्री सक्सेसेस मिली उसको फ्रांस के ऊपर, यूरोप में भी और इंडिया में भी। तो वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो चाहता था कि अब इंडियन टेरिटरीज को भी एनेक्स करने का सही टाइम आ गया है। तो मैं फ्रांस को हरा सकता हूँ तो इंडियन रूलर्स तो बिल्कुल डिसयूनाइटेड हैं, तो इनको तो मैं हरा ही सकता हूँ। और ये मैटर्स 1756 में और ज़्यादा बॉयल होने लग गए, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बन गए। किस किस के बीच में, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सिराजुद्दौला कौन थे उस टाइम, नवाब ऑफ बंगाल। अच्छा, सिराजुद्दौला ने सिर्फ इतना बोला कि भाई यू हैव टू रिमूव ऑल योर फोर्टिफिकेशंस इन कलकत्ता। कोलकाता आज बोलते हैं, पहले कलकत्ता था। तो कलकत्ता में जितनी भी आपने फोर्टिफिकेशंस बनाए हैं, जो किलाबंदी की है, उसे हटा लो। ये किसने बोला, सिराजुद्दौला ने बोला। किससे बोला, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला। कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया। सो द नवाब सेंट हिज ट्रूप एंड ऑक्यूपाइड द कंपनीज फोर्ट्स इन फैक्ट्रीज इन कलकत्ता। अब भाई वो तो नवाब थे, उनको भी गुस्सा आया जब कंपनी ने उनका ऑर्डर नहीं माना, तो वो अपने ट्रूप्स को लेके गए और कलकत्ता से सारे फोर्टिफिकेशंस को हटा दिया। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर अलार्म्ड एट दिस डेवलपमेंट। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं पसंद आया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि भाई अब हम, इट्स राइट टाइम है टू डिपोज सिराजुद्दौला एंड टू इंस्टॉल अ पपेट नवाब इन हिज प्लेस। दिस लेड टू अ वॉर। देखो सिंपल सी बात कही, सिराजुद्दौला में आप आपकी फोर्टिफिकेशन हटाओ कोलकाता से, तो ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला नहीं भाई हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम तुम्हें हटा देंगे। तो they decided to dispose सिराजुद्दौला and want to install a puppet नवाब
जो वो ब्रिटिश की बात माने, उनसे कोई क्वेश्चन ना करे, कोई आर्ग्यूमेंट ना करे। इन 1757 बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट, 23 जून को 1757 में जो आर्मीज है सिराजुद्दौला की और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये लोग प्लासी में मिलती हैं। क्यों मिली होंगी? वॉर के लिए मिली होंगी, है ना। ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, और ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से कमांडर इन चीफ कौन थे? वो थे रॉबर्ट क्लाइव। और मीर जाफर जो थे स्टूडेंट, जो कमांडर इन चीफ थे नवाब के, सिराजुद्दौला के, उनका एक लार्ज सेक्शन था आर्मी का जो उनके टूवर्ड्स बहुत लॉयल था। तो ठीक है, मीर जाफर ने भी पार्ट नहीं लिया इस लड़ाई में, तो मीर जाफर नहीं लेंगे तो उनकी जो आर्मी है जो उनके टूवर्ड्स लॉयल है वो भी पार्ट नहीं लेगी। तो सिराजुद्दौला जो सोच रहे थे कि मेरी पूरी आर्मी लड़ेगी ब्रिटिश से, रॉबर्ट क्लाइव से, तो मैं जीत ही जाऊंगा, मेरी आर्मी ज़्यादा है, उनको एक बहुत बड़ा धोखा मिला, क्योंकि जो मीर जाफर था मिलिट्री कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला, वो अपनी आर्मी के एक बहुत बड़े पार्ट को लेकर लड़ने गया ही नहीं, उसने पार्ट ही नहीं लिया। जगत सेठ, द रिचेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल, ऑल्सो रिफ्यूज टू हेल्प नवाब। जगत सेठ जो बहुत बड़े बैंकर थे बंगाल के, उन्होंने भी मना कर दिया, भाई हम भी आपका साथ नहीं देंगे सिराजुद्दौला। और इस तरीके से सिराजुद्दौला की डिफीट हुई, ठीक है। उनको इम्प्रीसन जेल में डाल दिया गया, फिर लेटर किल कर दिया गया, मार दिया गया। द ब्रिटिश मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल। अब आपको लग रहा होगा कि सिराजुद्दौला तो भाई वो था, मिलिट्री कमांडर था मीर जाफर, ये क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इनको पहले ही बोल दिया था कि यू आर द पर्सन हु कैन बी द नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला को तो कोई अक्ल नहीं है, हम आपको नवाब बना देंगे, पर इसके लिए एक छोटा सा काम करना कि आप लड़ाई मत लड़ना, आपकी जो आर्मी है उसको लेके अलग चले जाओ, और फिर सिराजुद्दौला को हम हरा देंगे, मार देंगे, फिर आपको हम नवाब बना देंगे। तो इसी तरह बैटल ऑफ प्लासी एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है इंडियन हिस्ट्री में। ये फर्स्ट स्टेप था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी इनटू द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर। इसको इम्पॉर्टेंट, बैटल ऑफ प्लासी को इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? क्योंकि ये पहला स्टेप था जब एक स्मॉल ट्रेडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई? सुप्रीम पॉलिटिकल पावर बन गई, ठीक है। द ब्रिटिश गॉट अ फुट होल्ड फ्रॉम वेयर दे वर टू इवेंचुअली कंकर द होल ऑफ इंडिया। ये फुट होल्ड मिला, इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके ग्रेजुअली पूरे इंडिया को कंकर किया। Bengal after Plassey we'll discuss in part 2. I'm going to end this part here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll discuss Bengal after Plassey in part 2.